हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिंह और आज हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आज इस टॉपिक को स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी। तो आज इस टॉपिक को हम ऐसा कवर करेंगे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी के सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे। एंड द सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पढ़ाया जाए कि आगे आने वाले क्वेश्चन भी इसमें कवर हो सके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था, ये पहली बार क्राउन का इंटरफेरेंस था। कहाँ पर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो इंटरफेरेंस क्यों था? वो इंटरफेरेंस इसलिए था, याद रखिएगा, कि 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की ट्रीटी की, तो इलाहाबाद ट्रीटी के बाद में होता क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी जो दीवानी होती है, वो दीवानी मिल जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो निजामत होती है वो दे देता है रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र के बेटे नजमुद्दौला को। अब नजमुद्दौला जो है वो केवल निजामत देखेगा, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें हैं, उसके खुद की अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको खुद को आर्मी मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट चाहिए, इन सभी के लिए वो टोटली फिनंशियल मैटर के लिए, इन शॉर्ट कहा जाए तो टोटली डिपेंड हो गया किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्योंकि पहले नवाब की दो शक्तियाँ होती थी, एक निजामत और दूसरा दीवानत। दीवानत मतलब दीवानी। दीवानी में वो टैक्स लेता था, रेवेन्यू जनरेट करता था, और निजामत में वो न्याय जस्टिस करता था, इसीलिए वो नवाब बोला जाता था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि अब से दीवानी कंपनी देखेगी और निजामत कौन देखेगा? नवाब, नजमुद्दौला। यहाँ से जो कंपनी 1608 में 1608 में आई थी, जो यहाँ व्यापार करने आई थी, वो कंपनी 1765 से व्यापार की जगह उसका पूरा ध्यान जमींदारी, दीवानी, कहने का मतलब रूलिंग में आ गया। अब वो रूल करती, पैसा जनरेट, मनी जनरेट करती, उस मनी को ये लोग आपस में बांट लेते। कंपनी, कहने का मतलब कि अब ट्रेड से पूरा का पूरा इनका जो माइंड सेट था वो हट चुका था। अब पूरा माइंडसेट था कि भाई कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किया जाए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी से, बस इस पे फोकस हो गया था। तो इस फोकस के बाद कंपनी के व्यापार पे किसी का ध्यान नहीं था, कंपनी घाटे में जा रही थी। 1768 वॉज द ईयर जब से कंपनी को एवरी ईयर घाटा होने लगा, और घाटा इतना बढ़ गया, इतनी बैंकरप्सी आ गई कि कंपनी को लास्ट में कुछ पैसा मांगना पड़ा, लोन लेना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्राउन से। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो क्राउन के मन में आया कि अरे कंपनी के ऑफिसर्स तो इतना पैसा कमा रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव को लोगों ने देखा था, बहुत सारा पैसा भारत से लेके गया था, तो कंपनी के लोग तो इतना पैसा कमा रहे, फिर भी कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? जब ये क्वेश्चन मार्क लोगों के सामने आया ना, तो इस क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन ही आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, हम देखते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। जब कंपनी को लॉस पे लॉस हो रहा था और कंपनी के ऑफिसर्स इनकम कर रहे थे, क्राउन को मालूम चल गया करप्शन है, तो क्राउन ने पैसे तो दिए, लेकिन साथ में उसको एक बहाना भी मिल गया कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर करके और कहीं ना कहीं तक इंडिया तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकते हैं। तो इसके चलते रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। रेगुलेशन भी करना है
कंपनी को, और अपने आप को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया में इंटर भी करना, ये क्राउन की चाह थी, ये जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बिहाफ पे कर दिया गया। देखते हैं आखिर क्या था, देखेंगे आप। सबसे पहले पॉइंट लिखा था, एक्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। द कंपनी वॉज रीलिंग अंडर फिनेंशियल डिस्ट्रेस सिंस 1768। They were unable to pay 4 lakh pound per year to the British government to maintain monopoly over Indian trade, and company of employees made huge profit। समझ रहे हैं आपको? अगर इसमें दिख रहा हो आपको तो एक चीज़ देखिएगा, कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे इस एक्ट का पूरा फोकस था। क्यों? क्योंकि कंपनी फिनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गई थी। 1768 से कंपनी को इंडिया में, या मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए पर ईयर 4 लाख पाउंड पे करना होता था ब्रिटिश क्राउन से, जिससे उसे परमिशन मिली हुई थी। लेकिन वो 4 लाख पाउंड मनी भी पे नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि उनकी मोनोपोली मेंटेन रहे। और कंपनी के एम्प्लॉयज मेड ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे थे। ये एक टेंशन देखने को मिली क्राउन को। और सेकंड चीज़ देखिए और क्या हुआ, अलॉन्ग विद दिस द कंपनी सफर्ड रिवर्सेस ऑन द हैंड्स ऑफ हैदर अली इन 1769। और मैसूर में उधर टीपू सुल्तान के फादर का नाम है हैदर अली, मैसूर में उधर डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर हैदर अली कंपनी को बार बार हराता जा रहा था, बार बार इकोनॉमिक फिनेंशियल क्राइसिस में घेरता जा रहा था। और 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, बहुत बड़ा सूखा आया, जिससे कंपनी को रॉ मटेरियल भी, कंपनी की जो डिमांड थी रॉ मटेरियल की वो भी फुलफिल नहीं हो पाई, और कंपनी चारों तरफ से कहीं ना कहीं लॉस में घिर गई। फिर देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन द कंपनी प्लीडेड बैंकरप्सी इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। याद रखिए, जब कंपनी को बैंकरप्सी हुई तो इस बैंकरप्सी से जब इन्होंने पैसे मांगे तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी, किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्या अपॉर्चुनिटी? टू कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल करो। एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे ये लोग, वो अपॉर्चुनिटी तो इनको मिल गई। देखिए फिर होता क्या है, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है। अब हम देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके सैलेंट फीचर्स क्या थे, तो याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं, द सिस्टम ऑफ ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल वॉज एबॉलिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? जो 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। जब उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली शाह आलम से, तो उसने नवाब के 2 पावर कर दिए थे, जो मैं अभी शुरुआत में बता रहा था आपको, दीवानी और निजामत। इन दोनों पावर को अलग अलग उसने कर दिया, और अलग अलग करने के बाद उसने क्या किया कि जो दीवानी थी वो अपने हाथ में रख लिया और निजामत नवाब को दे दिया। तो ये जो ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम था ना, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज एबॉलिश्ड इन 1773 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ड्यूल गवर्नमेंट विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 वाज एबॉलिश्ड बाय विच एक्ट? द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द एक्ट लिमिटेड कंपनी डिविडेंड टू 6%। कंपनी के डिविडेंड को लिमिटेड कर दिया गया, कितना? 6%, until it repaid
1.5 मिलियन पाउंड लोन। याद रखिएगा, कंपनी की डिविडेंड को भी लिमिटेड कर दिया गया जब तक वो जो 1.5 मिलियन लोन अभी उसने लिया था वो रीपे नहीं कर देता। इट रिस्ट्रिक्टेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल सुपरविजन के लिए, कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी या कॉमर्शियल सुपरविजन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 24 मेंबर्स थे। ठीक है, उनको 4 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि भाई 4 साल तक तुम भैया पहले ये पैसा चुकाओ, 6% डिविडेंड भी लिमिटेड कर दिया गया जब तक 1.5 मिलियन पाउंड का लोन वापस नहीं होता है। दैट वाज द सेकंड फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड फॉर एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। क्यों? कई बार क्वेश्चन में आया है, स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है कि बाय विच एक्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मेंबर्स या कंपनीज ऑफिसर्स, ठीक है, वर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द लोकल्स या प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो याद रखिएगा, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। 2 एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट में ब्राइब लेना या कोई भी गिफ्ट लेना नेटिव से पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। दैट वाज द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है पेपर में। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड गिफ्टेड द कंपनी मोनोपोली फॉर अनदर 20 ईयर्स। याद रखिएगा, अगले 20 साल के लिए कंपनी की मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। ये गिफ्ट में दिया गया, किसकी तरफ से? क्राउन की तरफ से। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो ये भी मेजर पॉइंट है इसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट एलिवेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग to the Governor General of Bengal and subsumed the presidencies of Madras and Bombay under Bengal's control। बहुत इजी पॉइंट है, आप सभी को मालूम होगा कि बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग। नेवर कंफ्यूज्ड, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड द फर्स्ट वाइस रॉय, आप सभी को नाम याद होगा, जो पर्सन 1857 के रिवोल्ट में भी था, और जो पर्सन 1857 के रिवोल्ट के बाद में उसको दोबारा फिर बना दिया गया, तो पर्सन कौन था? जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और बाद में वाइसराय भी बना दिया गया। इसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, ये इसका आंसर मैं चाहता हूँ, जिससे मैं देखूँ कि आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा लास्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, जिसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दे दी गई। याद रखिएगा, उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी। पहली प्रेसिडेंसी बंगाल, दूसरी बॉम्बे, तीसरी मद्रास, जिसमें सबसे पावरफुल प्रेसिडेंसी थी बंगाल। और वहीं का गवर्नर जो होता था उसी को रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी दोनों जगह के गवर्नर्स को उसके अंडर में कर दिया गया। और वो पहला गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट भी हम देखते हैं। देखिएगा, द एक्ट नेम्ड 4 एडिशनल मेन टू सर्व विद द गवर्नर जनरल ऑन द कलकत्ता काउंसिल। दीज काउंसिलर्स कॉमनली नोन एज द काउंसिल ऑफ 4।
याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के साथ में 4 लोगों की काउंसिल बनाएगी जिसको बोला गया कलकत्ता काउंसिल, ठीक है, या काउंसिल ऑफ 4। द वोट ऑफ द मेजॉरिटी वॉज टू बाइंड द काउंसिल, द गवर्नर जनरल विथ अ कास्टिंग वोट when where was an equal division of opinion 4+1। ठीक है, तो यहाँ पे यही था 3/4 बीटो पावर गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं मिली थी, वो आगे मिलेगी पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, यहाँ पे 3 नोट जिसके भी पक्ष में जाएंगे, ठीक है, वो भैया क्या करेगा, वो जो भी चीज़ कलकत्ता काउंसिल में पास करनी होगी उसी को मेजॉरिटी मिलेगी, जिसको 3/4 मतलब 4 में से 3 वोट जिसको मिलेंगे उसी को मेजॉरिटी मिलेगी। बीटो पावर इसके पास में नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज नॉट एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट द टेरिटरीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, लेकिन इसको लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को एम्पावर्ड नहीं किया गया, मतलब कोई कानून बनाकर मजबूती नहीं दी गई या बताया नहीं गया कि कैसे ये मद्रास और बॉम्बे की टेरिटरी को देखेंगे या क्या क्या रूल्स रेगुलेशन उस पर लगा सकते हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। बस नाम का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बोल दिया गया था आज से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तुम्हारे अंडर में वर्क करेगी, लेकिन तुम्हारी पावर क्या है दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये आगे किया जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, ब्रिटिश जजेस वर टू बी सेंट टू इंडिया टू एडमिनिस्टर द लीगल सिस्टम दैट वाज यूज्ड देयर। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन 1774 इन कलकत्ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया अभी तक गोरों को कोई भी भारत में सज़ा नहीं सुना सकता था, करप्शन बढ़ गया था, रेगुलेशन करना ज़रूरी था, तो गोरों के ऊपर सज़ा सुनाने के लिए एक खास सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम 1935 के एक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे, याद रखिएगा, ये नाम हमेशा याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे। कभी कभी पूछा भी जाता है, हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दैट वाज सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। अब वो तो हमने देखे थे प्रोविजंस या सैलेंट फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। क्या डिफेक्ट था? देखिए, पहला डिफेक्ट क्या लिखा है, द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। याद रखिए, गवर्नर जनरल को वीटो पावर ही नहीं था, जो मैंने अभी पहले बताया भैया। 3/5 से पास होगा, 3 लोग वोट करेंगे, वो चीज़ पास हो जाएगी। गवर्नर जनरल की पावर, मतलब उनकी गवर्नर जनरल के पावर को बोला गया कि पूरी तरीके से इस्टेब्लिश भी नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल फुली एम्पावर्ड ही नहीं हुए थे, जो काउंसिल अपने मनमाने ढंग से काम भी करती थी। तो इस वजह से एक और डिफेक्ट था कि भैया द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। सेकेंड देखिए, it did not address the concerns of the Indian population who were paying revenue to the company। ठीक है, जो इंडियन पॉपुलेशन रेवेन्यू देती थी किसको? कंपनी को, उनके बारे में इसमें कोई भी बात नहीं की गई थी, जो कि आगे 1858 में महारानी करेंगी। भले ही झूठा वादा करेंगी लेकिन करेंगी, यहाँ पे कोई कंसर्न था ही नहीं। ठीक है, इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऑफिशियल्स में करप्शन को रोक नहीं पाया, ये भी इसका एक डिफेक्ट था। द सुप्रीम कोर्ट पावर्स वर नॉट वेल डिफाइंड। ये देखिए 4th पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है, ये भी इसके कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज करता है, डिफेक्ट है। लास्ट पॉइंट देखते हैं,
द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वॉज sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the report sent by the governor general in council। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, डेट वाज sought इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, ठीक है, उसने देखा कि भैया जो कंपनी की एक्टिविटी है वो क्या है, इनइफेक्टिव है। देयर वाज नो मैकेनिज्म, कोई ढंग ही नहीं है काम करने का, टू स्टडी द रिपोर्ट सेंड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, कहने का मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीरियस नहीं लिया जा रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको सीरियस नहीं लेती थी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी सीरियस नहीं लेते थे, कोई मैकेनिज्म नहीं था, याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, कोई मैकेनिज्म नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको अभी बता दूं, एक जोग्राफिकल कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, कहाँ इंग्लैंड और कहाँ इंडिया, तो ये जो जोग्राफिकल जो डिस्टेंस था ना, ये भी कहीं ना कहीं मैकेनिज्म को अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी कमियों को दूर करेगा पिट्स इंडिया एक्ट, जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, BOD और COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है, जोग्राफिकल डिस्टेंस की कमी को कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। मैकेनिज्म को सुधारने के लिए दोनों बॉडी आएंगी, जिसे हम फिर बोलेंगे कि भैया ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे, ड्यूल गवर्नेंस जो है उसके बारे में हम आगे पिट्स इंडिया एक्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे 8120883336, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, आप मुझे सेंड करिए डाउट, और मैं आपको कहीं ना कहीं उस डाउट्स को का सोल्यूशन भेजूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। और आगे की वीडियो आपको अभी थोड़ी देर में पिट्स इंडिया एक्ट की भी वीडियो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा मिला के पढ़ें, जिससे क्यों, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उसको दूर करता है कौन, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।